डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज यानी डीडीडी एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी स्पाइन के इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स को अफेक्ट करती है। ये डिस्क्स वर्टेब्रे के बीच कुशन्स का काम करते हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट पॉसिबल होता है। समय के साथ ये डिस्क्स घिस सकते हैं, जिससे दर्द, मूवमेंट में कमी और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। डिजेनरेटिव शब्द थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। ये एक प्रोग्रेसिव डिटीरियरेशन की तरह लगता है, लेकिन डीडीडी हमेशा प्रोग्रेसिव कंडीशन नहीं होता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दर्द और काम करने की क्षमता में कमी का अनुभव होता है, जबकि कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें ये कंडीशन है। डीडीडी की सेवेरिटी और प्रोग्रेशन हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है। डीडीडी ज्यादातर लंबार यानी लोअर बैक और सर्विकल यानी नेक रीजन्स ऑफ द स्पाइन में होता है। ये एरियाज वेयर एंड टियर के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं, क्योंकि ये शरीर का ज्यादातर वेट बेयर करते हैं और बहुत सारे मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। इसके सिम्टम्स में दर्द, कमजोरी और सुन्नपन शामिल हैं, जो अक्सर लिम्ब्स तक फैलते हैं। डीडीडी को समझने के लिए इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स के एनाटॉमी और फंक्शन, कंडीशन के कॉजेज और सिम्टम्स और अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस को एग्जामिन करना होगा। ये ऐसे इन सभी एस्पेक्ट्स पर प्रकाश डालेगा और डीडीडी का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रदान करेगा। सदियों से डीडीडी की समझ विकसित हुई है। भारत, ग्रीस और रोम के प्राचीन ग्रंथों में पीठ के दर्द का शुरुआती विवरण मिलता है, जो अक्सर डीडीडी का एक सिम्टम होता है। इन सभ्यताओं ने संपूर्ण स्वास्थ्य और वेल बीइंग पर स्पाइनल इश्यूज के इम्पैक्ट को पहचाना। प्राचीन भारत में आयुर्वेदिक ग्रंथों में रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के महत्व का उल्लेख किया गया था। उन्होंने पीठ दर्द के विभिन्न उपचारों का वर्णन किया, जिसमें हर्बल उपचार और शारीरिक उपचार शामिल थे। ये शुरुआती संदर्भ रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियों के बारे में लॉन्ग स्टैंडिंग अवेयरनेस पर प्रकाश डालते हैं। यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें अक्सर चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ने भी पीठ दर्द के बारे में लिखा था। उनका मानना था कि रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य संपूर्ण वेलबीइंग के लिए महत्वपूर्ण है। उनके उपचारों में स्पाइनल मैनिपुलेशंस और व्यायाम शामिल थे, जिन्होंने आधुनिक फिजियोथेरेपी की नींव रखी। रोमनों ने भी रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के महत्व को पहचाना। गैलेन, एक प्रमुख रोमन चिकित्सक, ने रीढ़ की हड्डी और इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स के एनाटॉमी का वर्णन किया। उनके काम ने डीडीडी सहित स्पाइनल डिसऑर्डर्स की चिकित्सा समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स पीठ दर्द की स्थायी प्रकृति और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को रेखांकित करते हैं। वे प्रभावी उपचारों के लिए निरंतर खोज पर भी प्रकाश डालते हैं, एक ऐसी यात्रा जो आज भी जारी है। लंबार डिस्क स्पाइन के स्ट्रक्चर का एक क्रूशियल कंपोनेंट है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, न्यूक्लियस पुल्पोसस और एनुलस फाइब्रोसिस। डीडीडी के मैकेनिक्स को समझने के लिए इन कंपोनेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियस पुल्पोसस डिस्क का इनर कोर होता है। यह एक जीएल जैसा पदार्थ है जो कुशनिंग प्रदान करता है और डिस्क को शॉक एब्जॉर्ब करने की अनुमति देता है। यह कोर मुख्य रूप से पानी और कोलाजन फाइबर्स से बना होता है, जो इसे एक स्पॉन्जी टेक्सचर देता है। न्यूक्लियस पुल्पोसस को घेरे हुए एनुलस फाइब्रोसिस होता है। यह आउटर रिंग सख्त फाइब्रस लेयर्स से बना होता है, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करते हैं और इनर कोर की रक्षा करते हैं। एनुलस फाइब्रोसिस को काफी दबाव झेलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह समय के साथ कमजोर हो सकता है। लंबर डिस्क्स लोअर बैक में वर्टेब्रे के बीच स्थित होते हैं। वे शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं और मूवमेंट को सुगम बनाते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी झुक और मुड़ सकती है। प्रत्येक डिस्क अपने ऊपर और नीचे वर्टेब्रे से कार्टिलेज एंड प्लेट्स द्वारा जुड़ा होता है। लंबर डिस्क के एनाटॉमी को समझना यह जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि डीडीडी कैसे डेवलप होता है। इन डिस्क्स का डिजेनरेशन विशेष रूप से न्यूक्लियस पुल्पोसस और एनुलस फाइब्रोसिस में डीडीडी से जुड़े सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस का कारण बनता है। लंबार इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स स्पाइन के बायोमैकेनिक्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रदान करते हुए कई तरह के मूवमेंट्स की अनुमति देते हैं। इन डिस्क्स की अनूठी संरचना उन्हें इन कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाती है। न्यूक्लियस पुल्पोसस एक शॉक अब्सॉर्बर के रूप में कार्य करता है। जब रीढ़ की हड्डी हिलती है तो यह पूरे डिस्क में दबाव को समान रूप से संकुचित और पुनर्वितरित करता है। इस जेल जैसे कोर की हाई वाटर कंटेंट इसे विभिन्न शक्तियों के अनुकूल होने देती है, जिससे रीढ़ की हड्डी को नुकसान से बचाया जा सकता है। एनुलस फाइब्रोसिस स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रदान करता है। कोलाजन फाइबर्स की इसकी कई परतें एक क्रिस क्रॉस पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं।
जिससे यह विभिन्न दिशाओं से सिग्निफिकेंट प्रेशर का सामना कर सकती है। यह डिजाइन न्यूक्लियस पुल्पोसस को समाहित करने और डिस्क के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। झुकने, मुड़ने या उठाने जैसे मूवमेंट्स के दौरान लंबर डिस्क्स सिग्निफिकेंट स्ट्रेस से गुजरते हैं। न्यूक्लियस पुल्पोसस और एनुलस फाइब्रोसिस के बीच की परस्पर क्रिया यह सुनिश्चित करती है कि ये मूवमेंट्स स्मूथ और दर्द रहित हों। हालांकि समय के साथ बार बार स्ट्रेस से टूट फूट हो सकती है। लंबर डिस्क्स के बायोमैकेनिक्स उनके कार्य के लिए अभिन्न हैं। इन मैकेनिक्स को समझने से यह समझाने में मदद मिलती है कि कैसे डिजेनरेटिव चेंजेस से दर्द और अन्य लक्षण हो सकते हैं। न्यूक्लियस पुल्पोसिस और एनुलस फाइब्रोसिस के टूटने से यह नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डीडीडी होता है। सेक्शन 5 पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज। डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज में इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स का धीरे धीरे टूटना शामिल है। यह प्रक्रिया जीवन के तीसरे दशक की शुरुआत में शुरू हो सकती है और उम्र के साथ बढ़ती जाती है। डीडीडी का पैथोफिजियोलॉजी जटिल है और इसमें कई फैक्टर्स शामिल हैं। डीडीडी का इनिशियल स्टेज अक्सर न्यूक्लियस पुल्पोसस के डिहाइड्रेशन के साथ शुरू होता है। जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती जाती है, डिस्क शॉक को प्रभावी ढंग से अब्सॉर्ब करने की क्षमता खो देता है। इससे एनुलस फाइब्रोसिस पर स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे छोटे छोटे टीयर्स और फिशर्स हो जाते हैं। एनुलस फाइब्रोसिस में ये टीयर्स न्यूक्लियस पुल्पोसस के डिस्प्लेसमेंट का कारण बन सकते हैं। यह डिस्प्लेसमेंट, जिसे डिस्क हर्निएशन के रूप में जाना जाता है, पास की नसों पर दबाव डाल सकता है, जिससे दर्द, सुन्नता और कमजोरी हो सकती है। इन टीयर्स के प्रति शरीर की इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी दर्द में योगदान कर सकती है। समय के साथ डिस्क स्पेस कम होता जाता है और वर्टेब्रे मिसअलाइंड हो सकते हैं। यह मिसअलाइनमेंट डिस्क की ऊंचाई के नुकसान के साथ असामान्य मूवमेंट पैटर्न्स और रीढ़ पर स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। ये परिवर्तन डिजेनरेशन प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। डीडीडी का पैथोफिजियोलॉजी डिजेनरेशन और इन्फ्लेमेशन का एक साइकिल है। डिस्क स्ट्रक्चर्स के टूटने से दर्द और काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जो बदले में फर्दर डिजेनरेशन को तेज करता है। प्रभावी उपचार रणनीति विकसित करने के लिए इस साइकिल को समझना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6 कॉजेज ऑफ डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज। डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज के विकास में कई फैक्टर्स योगदान करते हैं। जबकि एजिंग इसका प्राइमरी कॉज है, अन्य फैक्टर्स डिजेनरेशन प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। इन कॉजेज को समझने से डीडीडी को मैनेज और प्रिवेंट करने में मदद मिल सकती है। उम्र बढ़ना डीडीडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स स्वाभाविक रूप से पानी की मात्रा और लोच खो देते हैं। यह डिहाइड्रेशन डिस्क्स को नुकसान और डिजेनरेशन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश लोग डिस्क डिजेनरेशन के कुछ लक्षण दिखाते हैं। जेनेटिक्स भी डीडीडी में एक भूमिका निभाते हैं। स्टडीज से पता चला है कि जिन व्यक्तियों के फैमिली हिस्ट्री में डीडीडी है, उनमें इस कंडीशन के विकसित होने की संभावना अधिक होती है। जेनेटिक फैक्टर्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे वे डिजेनरेशन के प्रति अधिक प्रवण हो जाते हैं। शारीरिक गतिविधि और जीवन शैली के चॉइसेस इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। भारी सामान उठाने, हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स या लंबे समय तक बैठने जैसी गतिविधियों से बार बार स्ट्रेस डिस्क डिजेनरेशन को तेज कर सकता है। खराब पोस्चर और मोटापा भी जोखिम बढ़ाते हैं। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से डीडीडी हो सकता है। दुर्घटनाओं या गिरने से होने वाले आघात से इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे डिजेनरेशन प्रोसेस शुरू हो सकता है। यदि ठीक से मैनेज न किया जाए तो मामूली चोटों का भी डिस्क के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। सेक्शन 7 सिम्टम्स ऑफ डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज। डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज के सिम्टम्स व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को तेज दर्द और डिसेबिलिटी का अनुभव हो सकता है, जबकि अन्य में कोई लक्षण नहीं होते हैं। कॉमन सिम्टम्स को समझने से अर्ली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में मदद मिल सकती है। पीठ दर्द डीडीडी का सबसे आम सिम्टम है। यह दर्द हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है और अक्सर झुकने, उठाने या मुड़ने जैसी गतिविधियों से बढ़ जाता है। दर्द लोअर बैक तक सीमित हो सकता है या नितंबों और जांघों तक फैल सकता है। नसों से संबंधित सिम्टम्स भी डीडीडी में आम है। जब डिजेनरेटेड डिस्क आसपास की नसों को कंप्रेस करता है, तो इससे पैरों में दर्द, सुन्नता और कमजोरी हो सकती है। यह कंडीशन, जिसे सियाटिका के रूप में जाना जाता है, मोबिलिटी और जीवन की क्वालिटी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।
स्टिफनेस और रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी डीडीडी के अन्य सिम्टम्स हैं। डिस्क की ऊंचाई का कम होना और रीढ़ की हड्डी के अलाइनमेंट में बदलाव से गति की सीमा कम हो सकती है। व्यक्तियों को झुकने या पहुंचने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों को करने में कठिनाई हो सकती है। कुछ मामलों में डीडीडी से स्पाइनल स्टेनोसिस या स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। स्पाइनल स्टेनोसिस रीढ़ की हड्डी की नली का संकुचन है जो रीढ़ की हड्डी को कंप्रेस कर सकता है। स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस तब होता है जब एक वर्टेब्रा अपनी जगह से खिसक जाता है, जिससे फर्दर इंस्टेबिलिटी और दर्द होता है। सेक्शन 8 कंजर्वेटिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज के लिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अक्सर ट्रीटमेंट की पहली पंक्ति होती है। इन स्ट्रैटेजीज का उद्देश्य दर्द को कम करना, फंक्शन में सुधार करना और बीमारी के प्रोग्रेशन को धीमा करना है। डीडीडी के मैनेजमेंट के लिए कई नॉन सर्जिकल ऑप्शंस उपलब्ध हैं। फिजिकल थेरेपी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की आधारशिला है। टेलर्ड एक्सरसाइजेज रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करने वाली मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार कर सकते हैं और दर्द को कम कर सकते हैं। लक्षणों से राहत के लिए चिकित्सक मैनुअल थेरेपी और स्पाइनल मोबिलाइजेशन जैसी टेक्निक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। दवाएं डीडीडी से जुड़े दर्द और सूजन को मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। एसिटामिनोफेन और NSAIDs जैसे ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर गंभीर दर्द को कम करने के लिए मजबूत दवाएं या मसल रिलैक्सेंट्स लिख सकते हैं। जीवन शैली में मॉडिफिकेशन भी डीडीडी के मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्वस्थ वजन बनाए रखने से रीढ़ की हड्डी पर स्ट्रेस कम होता है। अच्छे पोस्चर और एर्गोनॉमिक्स का अभ्यास करने से फर्दर डिस्क डिजेनरेशन को रोका जा सकता है। तैराकी या पैदल चलने जैसे नियमित लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ मामलों में एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक केयर या मैसाज थेरेपी जैसे अल्टरनेटिव थेरेपी से राहत मिल सकती है। ये थेरेपीज कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स के पूरक हो सकते हैं और क्रॉनिक पेन को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी शुरू करने से पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9 सर्जिकल मैनेजमेंट ऑप्शंस। जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स से राहत मिलने में विफल हो जाते हैं तो सर्जिकल ऑप्शंस पर विचार किया जा सकता है। डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज के लिए सर्जरी का उद्देश्य दर्द को कम करना, फंक्शन को रिस्टोर करना और रीढ़ की हड्डी को स्टेबलाइज करना है। डिजेनरेशन की सेवेरिटी और लोकेशन के आधार पर कई सर्जिकल प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। डिसेक्टमी डीडीडी के लिए एक कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें डिस्क के क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाना शामिल है जो नसों को कॉम्प्रेस कर रहा है। यह प्रोसीजर स्कियाटिका जैसे नसों से संबंधित दर्द से सिग्निफिकेंट रिलीफ प्रदान कर सकता है। कुछ मामलों में पूरे डिस्क को हटाया जा सकता है। स्पाइनल फ्यूजन डीडीडी के लिए एक और सर्जिकल ऑप्शन है। इस प्रोसीजर में रीढ़ की हड्डी को स्टेबलाइज करने के लिए 2 या 2 से अधिक वर्टेब्राe को एक साथ जोड़ना शामिल है। फ्यूजन को सुगम बनाने के लिए स्क्रूज और रॉड्स जैसे बोन ग्राफ्ट्स और मेटल हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है। स्पाइनल फ्यूजन दर्द को कम कर सकता है और फर्दर डिजेनरेशन को रोक सकता है। आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट एक नई सर्जिकल टेक्निक है। वर्टेब्राe को फ्यूज करने के बजाय क्षतिग्रस्त डिस्क को एक आर्टिफिशियल डिस्क से बदल दिया जाता है। इस प्रोसीजर का उद्देश्य रीढ़ की हड्डी के नेचुरल मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखना है। यह कुछ मरीजों के लिए स्पाइनल फ्यूजन का विकल्प माना जाता है। लैमिनेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें वर्टेब्रा के एक हिस्से को हटाना शामिल है, जिसे लैमिना कहा जाता है। यह रीढ़ की हड्डी की नली में अधिक जगह बनाता है और रीढ़ की हड्डी और नसों पर दबाव से राहत देता है। लैमिनेक्टमी का उपयोग अक्सर स्पाइनल स्टेनोसिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस के इलाज के लिए किया जाता है। सेक्शन 10 कंट्रोवर्सीज इन द मैनेजमेंट ऑफ डीडीडी। डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज का मैनेजमेंट विवादों के बिना नहीं है। विभिन्न उपचारों की एफिकेसी और टाइमिंग के बारे में चल रही बहसें हैं। इन कंट्रोवर्सीज को समझने से डीडीडी के मैनेजमेंट के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। एक प्रमुख बहस सर्जिकल वर्सेस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स की इफेक्टिवनेस को लेकर है। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि डीडीडी के गंभीर मामलों में सर्जरी बेहतर लॉन्ग टर्म आउटकम्स प्रदान करती है। हालांकि दूसरों का तर्क है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स समान रूप से प्रभावी और कम जोखिम वाले हो सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन का टाइमिंग एक और विवादास्पद विषय है। अर्ली सर्जरी से लक्षणों से जल्दी राहत मिल सकती है, लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है।
सर्जरी में देरी करने से अधिक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स काम कर सकते हैं, लेकिन इससे डिजेनरेशन और बिगड़ सकता है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के उपयोग पर भी बहस होती है। जबकि कुछ मरीजों को एक्यूपंक्चर या कायरप्रैक्टिक केयर जैसे उपचारों से राहत मिलती है, अन्य लोग इन थेरेपीज को अप्रमाणित मानते हैं। कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी इस विवाद को हवा देती है। अंत में आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट और स्टेम सेल थेरेपी जैसी नई टेक्नोलॉजीज की भूमिका बहस का विषय है। जबकि ये उपचार आशाजनक हैं, उनकी लॉन्ग टर्म एफिकेसी और सेफ्टी अभी भी जांच के दायरे में है। डीडीडी के मैनेजमेंट में उनका स्थान निर्धारित करने के लिए और अधिक रिसर्च की आवश्यकता है। सेक्शन 11 फ्यूचर डायरेक्शंस इन डीडीडी ट्रीटमेंट। डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज ट्रीटमेंट का भविष्य आशाजनक है। टेक्नोलॉजी और रिसर्च में प्रगति नए अप्रोचेस का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इन फ्यूचर डायरेक्शंस का उद्देश्य आउटकम्स में सुधार करना और व्यक्तियों और हेल्थ केयर सिस्टम्स पर डीडीडी के बोझ को कम करना है। आर्टिफिशियल डिस्क टेक्नोलॉजी रिसर्च का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नए आर्टिफिशियल डिस्क्स को रीढ़ की हड्डी के नेचुरल मूवमेंट की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन डिस्क्स का उद्देश्य रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी और फंक्शन को बनाए रखते हुए स्पाइनल फ्यूजन का अधिक फिजियोलॉजिकल विकल्प प्रदान करना है। स्टेम सेल थेरेपी डीडीडी ट्रीटमेंट में एक और रोमांचक विकास है। शोधकर्ता क्षतिग्रस्त डिस्क्स को रिजेनरेट करने के लिए स्टेम सेल्स का उपयोग करने की क्षमता तलाश रहे हैं। यह अप्रोच इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स की मरम्मत और उन्हें बहाल करने के लिए एक नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन प्रदान कर सकता है। मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल टेक्निक्स अधिक लोकप्रिय हो रही हैं। इन प्रोसीजर्स में छोटे इंसिजन्स, कम टिश्यू डैमेज और जल्दी रिकवरी टाइम्स शामिल हैं। इमेजिंग और सर्जिकल टेक्नोलॉजी में प्रगति इन टेक्निक्स को अधिक प्रिसाइज और प्रभावी बना रही है। बायोमटेरियल्स और टिश्यू इंजीनियरिंग को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। शोधकर्ता ऐसी मटेरियल्स विकसित कर रहे हैं जो शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रोसेसेस का समर्थन और वृद्धि कर सकें। इन मटेरियल्स का उपयोग इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स को मजबूत करने और फर्दर डिजेनरेशन को रोकने के लिए किया जा सकता है। डीडीडी ट्रीटमेंट का भविष्य उज्जवल है। क्षितिज पर कई इनोवेटिव थेरेपीज हैं। वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और रोगियों के बीच निरंतर रिसर्च और सहयोग इन प्रगति को आगे बढ़ाएगा, बेहतर परिणामों और जीवन की बेहतर क्वालिटी के लिए आशा प्रदान करेगा।